नमस्कार। हर रविवार की तरह इस रविवार को भी मैं विभूति नारायण राय अपने कॉलम राय की राय के साथ हाजिर हूँ। आज एक ऐसे विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ जो पिछले दिनों जिस तरह का शोर शराबा हमारे देश में चल रहा था, राजनीतिक उठापटक चल रही थी, हरियाणा कौन जीतेगा, महाराष्ट्र में कौन आगे है, जम्मू कश्मीर में क्या होगा, इन सारे प्रश्नों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खो गया था। मैं सोचता हूँ कि आज आपसे उसके बारे में कुछ बातें करूँ। देखिए, अचानक मेरी नज़र अखबारों में छपी एक छोटी सी खबर पे पड़ी और ये खबर किसी भी देशभक्त भारतीय को चिंता में डाल सकती है। पिछले एक वर्ष में 25 लाख से अधिक भारतीयों ने अपना देश छोड़ा और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इस प्रवसन का अध्ययन करती है, हेनले एंड पार्टनर्स। इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रवसन का पैटर्न है उसका अध्ययन करती है। उसने ये बताया कि भारत दुनिया में अब धीरे धीरे पहले स्थान पे आ रहा है। चीन के बाद, अभी तो चीन हमसे आगे है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद हम चीन को भी पछाड़ देंगे और हम पहले स्थान पर आ रहे हैं उन देशों की श्रेणी में जो अपने देश से बड़े पैमाने पर ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। हर मुल्क से लोग बेहतर जीवन की तलाश में दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं। तो भारत में भी अगर रोज़गार की तलाश में लोग जा रहे होते तो शायद इतना ध्यान यह खबर हमारी तरफ अपनी तरफ इतना ध्यान आकर्षित न करती। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा हो रहा है जो आप जिसे समझने के लिए थोड़ी ज़्यादा गहराई से हमें इस मुद्दे पर विचार करना पड़ेगा। अरबपतियों की श्रेणी में जो देश सबसे ज़्यादा अपने लोगों को बाहर भेजने के लिए प्रेरित कर रहे हैं उनमें भारत एक है। जो 25 लाख लोग जा रहे हैं उनमें एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो रोज़गार की तलाश में नहीं जा रहे हैं, उनकी हैसियत रोज़गार देने वालों की है। रोज़गार की तलाश में तो देखिए, अब ये एक दुखद स्थिति है कि हमारा बेरोज़गार नौजवान दुनिया के किसी हिस्से में जाने के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन की जंग में हमें पता चला कि रूस की सेना में बहुत सारे भारतीय शरीक हैं, यानी एक निश्चित मौत की तरफ बढ़ने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। अभी इजराइल में जब ये संघर्ष शुरू ही हुआ था और पूरी तरह से युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी थी, गजा का संकट चल रहा था, तब 15,000 के आसपास भारतीय नौजवान वहाँ गए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ दक्षिण के प्रांतों से, जो रोज़गार की तलाश में गए। बढ़ई थे, राजगार थे, मशीन मैन थे, इस तरह के लोग वहाँ पहुँचे और उनका अगर आप इंटरव्यू देखें, जिस समय ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा था, मैंने उनमें से कुछ के इंटरव्यू देखे तो बड़ा कई बार पैथेटिक लगता था, बड़ा जिसे आप कह सकते हैं काल्पनिक लगता था। जब कोई ये कहता था कि भाई ठीक है, वहाँ हालात बड़े ख़राब हैं और मृत्यु भी हो सकती है, युद्ध जैसे हालात बन रहे थे धीरे धीरे, लेकिन अब क्या करें, कम से कम वहाँ जा कर के अपने बच्चों का पेट तो भर सकेंगे, अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य का सपना तो दिखा सकेंगे। इस लालच में लोग जा रहे थे और अब तो इजराइल लगभग युद्ध जैसी स्थिति में आ गया है। एक बार गजा ख़त्म हुआ, अब उन्होंने लेबनान में शुरू किया और निश्चित रूप से वो ईरान तक जाएंगे। तो ये कोई छिपा ढका नहीं है कि वहाँ जो लोग गए हैं वो अब एक कैच 22 वाली स्थिति में फंस गए। वो वापस आए तो उनका सपना टूटता है, वापस ना आए तो सामने मृत्यु खड़ी है। बहरहाल उनका तो तब भी समझ में आ रहा था कि चलिए ठीक है, बेहतर रोज़गार की तलाश में, और ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, 100-150 सालों से चल रही है। बल्कि आप और पहले जाए, गिरमिटिया मजदूर भारत से ले जाए गए थे। फिर पहले विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों भारतीय गए और उन्होंने इटली, फ्रांस, मिस्र, पता नहीं कहाँ किन किन मोर्चों पर जाके अपनी जानें गंवाई। तो वो तो ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है। जो नई चीज़ है जिस पे हमें विचार करना चाहिए वो ये है कि इन देश छोड़ने वालों में एक बड़ी तादाद उन लोगों की क्यों है जो यहाँ अच्छी तरह से सेटल्ड थे, जिनके जो एक बेहतर ज़िंदगी, ज़्यादातर भारतीयों से बेहतर ज़िंदगी जी रहे थे,
जिनके पास हर तरह की वो सुख सुविधाएं थीं, बच्चों को पढ़ाने के साधन थे, शिक्षा चिकित्सा हर चीज़ उनके लिए मुहैया थी, मैसर थी, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? वो तो यहाँ रहते तो यहाँ रोज़गार के अवसर निर्मित करते, लेकिन वो अपना सब कुछ बेच बाच करके। और मज़ेदार बात तो ये है कि बहुत सारे देशों में नागरिकता खरीदने के लिए आपको एक बड़ी, जिसे बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ पर पे करना पड़ता है। तो ये सब करके वो जा रहे हैं। तो ज़रा हम इस पर सोचें। मैंने अपनी तरफ से कुछ सोचने की कोशिश की और मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोता भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दें कि आखिर ये लोग क्यों जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक हेनले एंड पार्टनर, जिसका मैंने ऊपर उल्लेख किया था, इसके अनुसार 2023 में 4300 भारतीय अरबपति बिलियनर देश छोड़ के गए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती से ऊपर मैंने दूसरे नंबर पर भारतीयों को कहा था। इस संस्था के अनुसार तीसरे नंबर पर भारतीय हैं, लेकिन 4300 बिलियनर अरबपति छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या आपसे मेरा मतलब सिर्फ आम भारतीय नागरिकों से नहीं है, इस सरकार से भी है, इस पूरी व्यवस्था से है, पूरे तंत्र से है। क्या ये बैठ के सोचना नहीं चाहिए कि ये लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? मैंने इस पर अपना बहुत सोचने की कोशिश की, तो मुझे एक कारण बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और जो मुझे लगता है कि शायद सबसे निर्णायक कारण है, वो है इस देश में रूल ऑफ लॉ का अभाव। जो हमारा तथाकथित हमारा संविधान है, तथाकथित क्या, एक संविधान है और एक अच्छा संविधान है। दुनिया में बहुत कम मुल्कों के पास इस तरह का संविधान होगा, जो हमारी पूरी की पूरी कानून नाफिज करने वाली पूरी संस्थाएं हैं, पूरी प्रणाली है। एक ज़माने में जिसे IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट कहते थे, अभी हाल में कुछ महीने पहले उसका नाम बदला गया। हालांकि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है, बहुत बुनियादी परिवर्तन नहीं हुए। लेकिन है एक हमारे यहाँ कहने के लिए, हमारे अगर दो नागरिकों के बीच कोई विवाद हो जाए, मान लीजिए कोई आर्थिक विवाद हो जाए, कोई धन संबंधी विवाद हो जाए, मैंने आपसे कर्जा लिया, आप मेरा कर्जा नहीं चुका रहे हैं, तो मेरे पास एक कानूनी प्रक्रिया है जो मुझे न्याय दिलाएगी, और अगर मैं सही होऊंगा तो मेरा पैसा वापस कराएगी। मैं ये धन वाली बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि अरबपतियों के साथ ज़्यादातर यही हो रहा है, जो भाग रहे हैं इस देश में, ज़्यादातर यही हो रहा है कि हमारी ये जो तथाकथित न्याय दिलाने वाली व्यवस्था है, प्रणाली है, ये क्या काम कर रही है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ के लिए ज़रूरी ये होता है कि देश के सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हो। वो संविधान ने इसकी गारंटी दी है हमें, तो हम थ्योरेटिकली तो कह ही सकते हैं, हालांकि प्रैक्टिकली हम सब जानते हैं कि एक BMW कार से एक्सीडेंट होता है और एक 800 या इस तरह के CC वाली किसी कार से दुर्घटना होती है, तो राज्य की प्रतिक्रिया, राज्य की एजेंसियों की प्रतिक्रिया, न्यायालयों की प्रतिक्रिया, मीडिया की प्रतिक्रिया, ये एक जैसी नहीं होती। इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये जो रूल ऑफ लॉ का जो अभाव है, वो तो कहीं इसके लिए प्रेरित नहीं कर रहा हमारे नागरिकों को छोड़ के जाने के लिए इस देश को। देखिए, हर व्यक्ति, चाहे वो अरबपति हो, चाहे रोज कमाता खाता हो, उसकी एक चाहत जरूर होती है। वो चाहत ये होती है कि जब उसके बच्चे स्कूल जाएं तो सुरक्षित घर लौट आएं, जब वो सड़क पे चले तो अनावश्यक रूप से उसे राज्य परेशान ना करे, उसका पड़ोसी परेशान ना करे, या सड़क पे चलने वाला दूसरा नागरिक परेशान ना करे। वो अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है, अगर वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून का सम्मान करने वाला नागरिक है, तो उसके ट्रांजैक्शन को सम्मान मिले, और उसके साथ अगर कोई ज्यादती होती है तो राज्य उसके लिए न्याय उसे प्रदान करे। इस तरह की छोटी छोटी चाहतें होती हैं। आप अस्पताल में जाएं तो आपको बिना रिश्वत दिए दवाएं मिल जाए, पुलिस थाने में जाएं तो बिना धक्का खाए, बिना जलील हुए आपकी बातें सुनी जाएं, आप किसी दूसरी सरकारी एजेंसी के पास जाएं तो वहाँ पर आपका एक, जिसे कहते हैं कि जो सम्मान एक नागरिक के तौर पर मिलना चाहिए, वो आपको मिले। लेकिन हमें सोचना चाहिए क्या इस तरह का रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ है। देखिए, मैं तो एक छोटा सा उदाहरण आपको दे सकता हूँ, और एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से मैंने बहुत असंख्यों इस तरह के अनुभव मैंने फेस किए। आप अपना मकान किसी को किराए पे दे दीजिए और वो
उससे एग्रीमेंट भी कर लीजिए। वो कहेगा साहब 11 महीने या 12 जितने दिन का आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उसके बाद वो खाली कर दें। अगर वो ना खाली करे तो फिर आपके पास क्या चारा रह जाता है? फिर आपके पास एक लंबी उबाऊ थका देने वाली एक न्यायिक प्रणाली है जिसके बारे में ये कहा जाता है, ये दीवानी का मुकदमा है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दीवानी का मुकदमा बाबा दायर करता है और पोते के जीवन में अगर उसका फैसला हो जाए तो वो अपने को प्रसन्न महसूस करते हैं। ये जो बिलियनर भाग रहे हैं, जो अरबपति भाग रहे हैं, उनकी तो मुख्य रूप से यही समस्याएं हैं। वो चाहते हैं कि जब उनके बीच कोई डिस्प्यूट हो, किसी तरह का कॉमर्शियल या बिजनेस का कोई डिस्प्यूट हो, तो 2-4 महीने, 6 महीने या साल भर के अंदर उसका फैसला हो जाए। कोई ये नहीं चाहता कि आज उसका एक डिस्प्यूट हो और 3 जनरेशन तक उसको इंतज़ार करना पड़े। देखिए, एक ईमानदार और सबको इंसाफ देने में विश्वास करने वाली व्यवस्था ना होने से क्या क्या नुकसान होते हैं। एक तो समानांतर न्यायिक प्रणाली विकसित हो जाती है, जो इस देश में हो गई है। अब मैंने तो मकान वाला उदाहरण, एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया था। इसी तरह लेन देन के मामले होते हैं जिसमें लाखों करोड़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसमें आपको ये सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा कि इस देश में ज़्यादा इफेक्टिव जो समानांतर न्यायिक प्रणाली है वो है। मतलब वो किसी गुंडे के पास आप चले जाइए, किसी इलाके के बाहुबली के पास चले जाइए, बहुत सारे हमारे विधायक यही काम करते हैं। वो दरबार लगाते हैं और वो फैसला कर देते हैं, उनका फैसला मान लिया जाता है। इसमें पुलिस वाले भी बहुत सारे इसी तरह के रोल में रहते हैं। वो लोगों का पैसा दिलवाना, मकान खाली कराना, जाहिर है कि ये सब बिना किसी अतिरिक्त लाभ के तो कोई करेगा नहीं। तो अदालत जाने से बेहतर ये समझा जाता है कि आप ये जो समानांतर न्यायिक प्रणाली है इसका इस्तेमाल कर लीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देखिए, कोरोना काल में एक हमारी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के लिए कोरोना काल एक आपदा में अवसर की तरह साबित हुआ और दुनिया में सबसे ज़्यादा उसने वैक्सीन सप्लाई की होगी और मुनाफा कमाया होगा। दुर्भाग्य से उनकी एक छत टूट के गिर गई और उसमें कुछ जान माल का नुकसान हुआ होगा। वो जाहिर है ये तो एक दुर्घटना है जिसके लिए जो भी न्यायिक प्रणाली होनी चाहिए, जो न्यायिक व्यवस्था हो, उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, वहाँ उस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने पुत्र के साथ पहुँच गए और फिर पर्दे के पीछे क्या हुआ होगा इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। तो आप सोचिए, अगर इस तरह की हम व्यवस्था चलाएंगे, अगर इस तरह से हम न्याय देंगे, तो फिर हमारी न्याय प्रणाली में या हमारा रूल ऑफ लॉ होने में किसका विश्वास बना रहेगा? आप इधर सोचिए और इस पर विचार कीजिए। अभी सरकार ने कुछ साल पहले जो कंपनियां दिवालिया घोषित हो रही थी उनके लिए एक मैकेनिज़्म बनाया और ये सोचा कि साहब ये जो ट्रिब्यूनल्स बन रहे हैं ये साल भर के अंदर फैसले कर देंगे। लेकिन अब ज़रा उन ट्रिब्यूनल्स की हालचाल मालूम करने की कोशिश करिए तो ये ऐसा कुछ चक्कर शुरू, मतलब आप सरकार की नीयत चाहे जो हो, लेकिन तंत्र अपने लिए ऐसे अवसर बना लेता है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर लेता है कि वो सारा का सारा रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो धरा का धरा रह जाता है। फिर वो जिस तरह एक समानांतर व्यवस्था काम करती है वही काम करना शुरू कर देती है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि जो हमारे देश से पलायन हो रहा है, जो गरीबों का पलायन हो रहा है, वो तो समझ में आ रहा है कि अवसर कम हैं, रोज़गार की तलाश में जा रहे हैं। लेकिन जो 4300 अरबपति एक वर्ष में जा रहे हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। गरीब जा रहा है वो भी एक ख़राब स्थिति है, ख़ासतौर से यूक्रेन और इजराइल अगर हमारा गरीब जा रहा है तो वो भी बुरी स्थिति है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इनको हम यहाँ रोज़गार क्यों नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन वो तो चलिए एक दूसरी बहस का विषय हो सकता है। और वो जो जा रहे हैं वो पिछले ही साल उन्होंने 100 अरब रुपए से ज़्यादा, $100 बिलियन से ज़्यादा वहाँ से रेमिटेंस भेजा है ना, तो एक तरह से देश को समृद्ध भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो जा रहे हैं, जो 4300 अरबपति गए एक वर्ष में, ये रेमिटेंस क्या भेजेंगे? ये तो सारे अपने यहाँ पासपोर्ट जला करके नया पासपोर्ट हासिल करके गए हैं, इन्हें एक पैसा भेजना नहीं है। ये वहाँ जा कर के बीच बीच में एहसान ज़रूर जताएंगे कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और आएंगे, घूमेंगे, चले जाएंगे। और मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, इस तरह के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बाहर बैठे हुए हैं जो आते हैं और हमारे सरकारों से रेड कारपेट वेलकम लेते हैं और चले जाते हैं। बहरहाल ये उनका अपना मसला हो सकता है। मेरा मसला तो ये है कि मेरे देश में ऐसा क्या हो रहा है
जिससे हर आदमी यहाँ से छोड़ के भागने के लिए तैयार है। देखिए, ये जो 25 लाख तो वो है जो जिनकी गिनती हुई है, लगभग इतनी संख्या होगी जो अवैध तरीक़ों से गए हैं, जो समुद्र में डूब गए, जो कंटेनर्स में दम घुटने से मर गए, जो मीलों चल के अमेरिका और कनाडा की सीमा पर भूख प्यास से, जिनमें से आधों ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये एक बड़ी भयावह स्थिति है। मैं समझता हूँ कि इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर ड्रेस्टिक कदम हमें लेना पड़ेगा जिससे हम रूल ऑफ लॉ इस देश में कायम कर सकें। चीन का तो मैं समझ सकता हूँ, चीन में चूँकि डेमोक्रेसी नहीं है तो बहुत सारे लोग इसलिए भी भाग रहे हैं क्योंकि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, ये सारे डेमोक्रेटिक समाज कम से कम अंदरूनी तौर पे तो है। बाहरी दुनिया में ये लोग क्या कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अपने समाज में तो सबको बराबरी का मौका दे रहे हैं और रूल ऑफ लॉ है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम इस देश में क्यों नहीं ऐसा कर सकते। ये एक गंभीर समस्या है जिस पर हमें विचार करना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ से जुड़ा एक दूसरा मुद्दा है गवर्नेंस का, और मैं तो मानता हूँ कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ। और हमारे देश की छवि बनाने में, हमारे देश के नागरिकों को ये एहसास कराने में कि वो सचमुच एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, गवर्नेंस का भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। देखिए, नोएडा एक ऐसा शहर है जिसे आप भविष्य का शहर कह सकते हैं, और उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े प्रदेश को ये धीरे धीरे एक भारत के विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाने का माध्यम बना है। पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि दुनिया की सारी बड़ी कंपनियाँ, फॉर्च्यून 400 में शरीक कंपनियाँ, देश के वो कंपनियाँ जो मल्टीनेशनल्स की श्रेणी में आ गई हैं, सब यहाँ आ रहे हैं, अपने दफ्तर खोल रहे हैं, अपने कारखानों के लिए ज़मीनें तलाश रहे हैं, स्टूडियो बना रहे हैं, सब यहाँ आ रहे हैं। और भविष्य में ये इसी तरह बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गवर्नेंस का हाल सिर्फ एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। अगर आप नोएडा की खबरें स्कैन करें और कोई अखबार आप एक महीने का उठा लें, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको हर महीने 1 या 2 लोग बैलों, साड़ों, छुट्टा पशुओं से टकरा के मरते हुए दिखाई देंगे। मतलब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया के किसी सभ्य समाज में, दुनिया के किसी ऐसे शहर में जो एक विकसित औद्योगिक शहर बनने का सपना देख रहा हो या दावा कर रहा हो, वहाँ छुट्टा साड़ नागरिकों को हर महीने छुट्टा साड़ एक नागरिक की जान ले रहा है। ये एक बड़ा छोटा सा उदाहरण है। इसके बाद आप टूटी सड़कें, बजबजाती नालियाँ, उखड़े हुए फुटपाथ, इन सारी चीज़ों का तो मैं बाद में जिक्र करूँगा। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हमारे वो तमाम लोग जो बिलियनर हैं, जो अरबपति खरबपति हैं, वो क्या इसलिए तो नहीं छोड़ के इस देश को जा रहे हैं कि उनको एक बेहतर ज़िंदगी की भी तलाश है। ये सारे प्रश्न हैं। मैं सोचता हूँ कि श्रोता इस पर विचार करेंगे और उनकी प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। धन्यवाद।